देखो कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट सबसे इजी मुझे लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ी कम चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, ज़्यादा तो हमें प्रैक्टिकली करना है, और उसमें हम इतना कंटाला नहीं आता, उतने बोर नहीं होते जितने बाकी सब्जेक्ट्स में होते हैं। कंपैरेटिवली ये लॉ है, ऑडिट है, ये अपना एफएमएसएम है, टैक्सेशन है, तो मतलब ये ओवरऑल एवरेज सब्जेक्ट बन जाता है सभी सब्जेक्ट में, मुझे ईजी लगता है। तो कॉस्टिंग में अगर हम इफेक्टिवली टाइम को यूटिलाइज करें राइट वे के अंदर तो आराम से एग्जाम्शन स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम क्या रिवीजन स्ट्रेटजी फॉलो की थी एंड मैंने कैसे किया है कॉस्टिंग में तो मेरा एग्जाम्शन आया हुआ है, उसके बारे में हम डिटेल में इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी आरटीआई शो करती हूँ ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया लगे कि मैंने कैसे पेपर में लिखा हुआ है। कभी कभी ना कॉस्टिंग में ये दिक्कत हो जाती है, पेपर टाइम में ख़त्म ही नहीं होता। तो क्यों ख़त्म नहीं होता, इसकी भी कोई प्रॉब्लम्स होती है हमारी, और उसका क्या सॉल्यूशन है ये भी मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको पेपर कॉस्टिंग का अटेंड करना है। तो ये जो फ्रंट पेज होता है ना, काफ़ी लोग तो फ्रंट पेज को इतना डेकोरेशन में मतलब टाइम वेस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे फटाफट लिख देना होता है सब कुछ, एंड ये भी फटाफट मैं कर देती हूँ ऐसे कुछ भी, और यहाँ पे भी ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं है कि ऐसे ऐसे करके आपको लिखना है रोबोटिक स्टाइल में, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही लिख देना है और यहाँ पे ऐसे कर देना है फटाफट। ये भी देखो इंटरमीडिएट में फटाफट लिख दिया हुआ है, तो ऐसे लिख दो फटाफट, 1 मिनट के अंदर ये हो जाना चाहिए। काफ़ी लोग 5 मिनट, मेरे आजू बाजू वाले तो 5-5 मिनट तक यही करते रहते हैं। फिर उसके बाद हमने पेपर पढ़ा हुआ है, हमने 15 मिनट लिए थे और हमें आइडिया है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो सबसे ईजी है और जो हमें लिखना है। कॉस्टिंग के पेपर के अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाएंगे जो आपको पूरे के पूरे आते हैं। तो ऐसा ही मैंने अपने लिए क्वेश्चन निकाला था जो कि था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहला पार्ट जो था वो ABC कॉस्टिंग का था। देखो यहाँ पे हैंड राइटिंग देख लो, और जो मतलब जो वर्किंग नोट्स जिसमें रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर ही मैंने कैलकुलेशन उसका बता दिया हुआ है। एंड ये मैंने जो लाइनिंग थी वो लास्ट में की हुई थी, उसके पहले तो मैंने लाइनिंग भी नहीं की थी, ऐसे ही फटाफट लिख दिया था पूरा का पूरा। एंड ये क्वेश्चन जो था उसका सॉल्यूशन ना मैंने अपने पेपर में ही लिख दिया था। जब 15 मिनट मुझे मिले थे, जब मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले क्वेश्चन यहीं लिखूंगी, तो पेपर में ही लिख दिया, और उसके बाद इसमें छापने में मुझे 5 मिनट से भी कम समय लगा था। पूरा सवाल मैंने 10 मिनट में कर दिया था। तो आप देख सकते हो कि वेल पहले कोई मतलब लाइनिंग वगैरह नहीं की थी, एंड राइटिंग भी मतलब ठीक ठाक ही है कि आपको समझ आ जाए सामने वाले को, फटाफट में लिखा हुआ है मैंने ये। तो ये पूरा, एंड ये जो बैलेंसिंग फिगर ये सब जो होता है ना, ये पूरा लिखना पड़ता है, कोई बेल फिग लिख के नहीं आना, मतलब पूरा बैलेंसिंग फिगर ऐसे करके लिखना है। एंड जो मेन आंसर था उसके नीचे मैंने लाइनिंग कर दी थी, बस इतना ही किया था। ये जो मेन लाइन है वो लास्ट में की थी, और देखो उसमें भी कोई इतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं की है लाइन, बट चलता है। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें पूरे के मतलब क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें पूरे मार्क्स थे। तो ये था उसका दूसरा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट ऐसे था। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आप ये जो ऊपर मैंने शो किया हुआ है ना सेकंड पार्ट के लिए, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इसको इग्नोर कर दोगे तो उसको मार्क्स कैसे, मतलब उसको पता कैसे चलेगा, आइडिया कैसे लगेगा कि मार्क्स कहाँ पे देने, कितने देने हैं। ये था क्वेश्चन 1 जिसको ऐसे सॉल्यूशन जो इसके नीचे जो वर्किंग होती है वो यहाँ पर ही शो की हुई है, यू कैन सी। और यहाँ पे राइटिंग भी देख सकते हो, इतनी कुछ अच्छी खासी है राइटिंग भी नहीं है। ये थी वर्किंग नोट ऐसे तीनों की बना दी थी। फिर ये पूरा क्वेश्चन ख़त्म, दूसरा इसका पार्ट था, उसमें सबसे पहले मैंने बनाई थी वर्किंग नोट। देखो मतलब प्रेजेंटेशन इतनी भी कुछ डिसेंट प्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक ठाक ही है। तो ये सब फाइंड करना था। तो इस सवाल में ना पूरे के पूरे मार्क्स थे। फिर मैंने लिखा था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट पार्ट था मतलब उसमें नहीं आता था, वो मैंने छोड़ा था, एंड उसके नीचे का जो सवाल था मैं पहले वो लिखने लगा, उसका बी पार्ट जो था वो पहले लिख रही थी मैं। देखो आप, ये तो अभी फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है, ये इसका बी पार्ट था। बट बी पार्ट मुझे, ये पूरा मॉड्यूल का कॉपी सवाल था, 9 मार्क्स का क्वेश्चन था, बट एक गलती की वजह से मुझे इसमें 9 में से 5 मार्क्स ही मिले हुए हैं। देखो फिर ये फिक्स ओवरहेड्स का एक क्वेश्चन था। देखो तुम क्या, इसमें कोई अच्छी खासी प्रेजेंटेशन नहीं है मेरी, यू कैन सी। बस ये पूरा पूरा लिखना होता है, शॉर्टकट में नहीं लिखना है, एंड लिखना है बस, और सही लिखना है, और कैलकुलेशन सही दिखानी है बस। कॉस्टिंग में यही मैटर करता है, हर क्वेश्चन में आपको यही देखने मिलेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आई थिंक थोड़ी गलतियाँ है, इसका बी पार्ट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, रिप्लेसमेंट मेथड वगैरह का। देखो इसमें भी मैंने कैसे लिखा हुआ है, 100 का जगह नहीं थी तो वहाँ पर ही लिख दिया छोटू सा। फिर लास्ट में जब आंसर लिखना था तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ऐसे बड़ा लिख दिया। तो मतलब वैसे मार्क्स दे देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि उसमें मार्क्स नहीं देंगे आपको। लास्ट वाला जो आंसर होगा उसमें पूरा लिखा है, देखो नंबर ऑफ, अब नंबर में कोई NO लिख के आ जाए तो फिर वो मार्क्स कैसे ही देंगे, फिर हम कहते हैं पूरा सही था फिर भी मार्क्स नहीं दिए। तो यहाँ पे मैटर क्या करती है चीज़, तो वो है आपकी राइटिंग स्पीड। और राइटिंग स्पीड मेरी कैसे बढ़ी, मैंने एग्ज़ाम के पहले का जो
टाइम था 1 महीना, उसमें मॉक टेस्ट ही लिखे कॉस्टिंग के। कॉस्टिंग में आप एक एक बार सबका रिवीजन कर लोगे, उसके बाद ऐसा नहीं होता कि इसको दोबारा वापस अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। इसको हम फिर उसमें जो क्वेश्चन हमें ऐसे लगते हैं कि हमें इसको देखने दूसरी बार भी देखना पड़ेगा, उसी क्वेश्चन को देखना है। बाकी तो ओवरऑल हमें मॉक टेस्ट ही लिखनी है कॉस्टिंग में, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैंने 5 to 6 मॉक टेस्ट लिखे थे कॉस्टिंग के, तो इस वजह से इसमें स्पीड थी मेरी, और टाइमली पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया था, टाइम टू टाइम। तो ये था क्वेश्चन 1, जिसमें 13.5 आउट ऑफ 14 दिए है, और पहले सवाल में तो 5 आउट ऑफ 5 ही है, तो बी में भी 5 आउट ऑफ 5 ही है। देखो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी शो किया था, मतलब इतना टाइम था मेरे पास। थर्ड जो था उसमें आई थिंक मेरा 0.5 कटा, क्योंकि वहाँ पे लॉस को प्रॉफिट समझ के कैलकुलेशन कर दी, तो बस यही दिक्कत की वजह से 0.5 कटा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और 2 में भी आई थिंक आता ही था, ये कॉस्ट शीट का सवाल था, तो बहुत इजी था कॉस्ट शीट वाला क्वेश्चन भी। ये था कॉस्ट शीट का, फिर सप्लीमेंट्री ली थी मैंने, और उसमें ये था दूसरा उसका बी पार्ट आई थिंक मेरा रॉन्ग हुआ था। ये थी आरटीआई, तो आरटीआई शो करने का यही पर्पस था मेरा। ऐसा नहीं है कि मेरे कितने किस क्वेश्चन में मार्क्स आए मैं वो आपको दिखाऊं। इसका पर्पस ये है कि आपको प्रेजेंटेशन में इतना टाइम नहीं देना है जितना आप अभी तक देते थे। प्रेजेंटेशन फटाफट ऐसे छापना ही है बस, फटाफट दिमाग में ही होना चाहिए तब सब, क्योंकि उसके पहले आप एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट लिख के गए हुए हैं, तो आपकी स्पीड उतनी है कि आप पेपर तो एटलीस्ट टाइम से ख़त्म कर लोगे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में 48 आउट ऑफ 70 थे, और बाकी के 22 थे मेरे एमसीक्यू में। एमसीक्यू में ये था कि मैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट करके क्वेश्चन था, तो ये मुझे आता था, बट वो टाइम टेकिंग लगा मुझे, तो मैं डिस्क्रिप्टिव लिखने लग गई और पूरा डिस्क्रिप्टिव ख़त्म किया मैंने। तो आई थिंक मैं अगर इंटर प्रोसेस वाला करती तो भी मेरा स्कोर वहीं रहता, मतलब 70 ही रहता, और ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 72 तक पहुँचता। तो आपको इतना मतलब पता होना चाहिए पेपर को देख के कि ये सवाल मुझे लिखना है, इस सवाल को इतना ही टाइम देना है। जैसे कि इंटर प्रोसेस को मैंने 10 मिनट दिए, फिर मुझे ऐसा एहसास होने लग गया अपने आप कि इसको और ज़्यादा टाइम देना, इसका मतलब है कि बाकी सब छूट जाएगा। तो ऐसा पेपर में इतना एक्टिव माइंड रखना पड़ेगा, एंड फिर उसके आगे की चीज़ें, उसको छोड़ के आगे की चीज़ें लिखने लगो। तो मैंने वही किया कि फिर मैं वापस डिस्क्रिप्टिव लिखने लग गई। तो ऐसे इफेक्टिवली टाइम को मैनेज, आपको कॉस्टिंग या पेपर में टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है ये आपके ऊपर होता है, क्वेश्चन वाइज आपको उतना टाइम देना होता है। जो आपको आता है उसमें आपको बहुत कम टाइम लगना चाहिए, और जो नहीं आता है उसमें थोड़ा ज़्यादा लग भी रहा है तो कोई बात नहीं, बट उसको अच्छे से ख़त्म करना है। अब बात करते हैं कि इस 1 मंथ के टाइम में आपको कैसे आपकी स्ट्रेटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप जितने भी, मतलब आपके पास जितना भी टाइम है, अभी आप सिंगल ग्रुप के लिए दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बोथ ग्रुप के लिए कर रहे हैं, आपके पास 20 से लेकर 25 डेज है अभी पहले तो आपका यही टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट मुझे लिखने ही है। 5 मॉक टेस्ट इज कंपलसरी, लिख कर ही जाना है कॉस्टिंग के अंदर। और मतलब 2-3 लिखोगे तो पता चल ही जाएगा कि कितने मार्क्स आएंगे और कितना आता है कितना नहीं आता है, तो उस चैप्टर को वापस करो। दूसरी चीज़ ये है कि मॉड्यूल, आप एमटीपी और आरटीपी के क्वेश्चंस देखोगे तो डर जाओगे, बट मॉड्यूल पूरी की पूरी इतनी कंप्लीटली आनी ही चाहिए कि जितने भी सवाल मॉड्यूल के हैं आप उसको अच्छे से अटेंड करो। जैसे कि मैंने गलती की थी कि मैं एमटीपी आरटीपी एंड में इतना फोकस कर रही थी एमटीपी आरटीपीओ में कि मॉड्यूल के सवाल मतलब किए थे, फिर भी एग्जाम में वो बजट वाला क्वेश्चन जो था 9 मार्क्स का, उसमें मेरे 5 आए। मतलब 9 आउट ऑफ 9 ला सकती थी, स्टिल 5 मार्क्स है। तो मॉड्यूल का हर पेपर में आपको 50% पार्ट दिखेगा। जितने भी कॉस्टिंग के अभी तक के जितने भी पेपर गए, खुद बैठो एनालाइज करोगे तो भी पता चलेगा 50 मार्क्स का मॉड्यूल से ही आता है। उससे ज़्यादा भी आ सकता है, उससे कम नहीं होता। आई थिंक 50 का तो होता ही है, 40 to 50 मार्क्स का तो निकलता ही है मॉड्यूल में से। तो आपका यही टारगेट होना चाहिए कि मॉड्यूल पूरी 2 बार तो एक बार लिख के एक बार ऐसे ऑडिट किया है, फिर सारे क्वेश्चन ऐसे दिमाग में छपे हुए हैं मॉड्यूल के, इतना तो होना ही चाहिए। और सारे कॉन्सेप्ट, और कुछ छोड़ना ही नहीं है। जैसे कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाला क्वेश्चन जो बहुत रेयर क्वेश्चन है, कभी तक पूछते नहीं है, बट इस बार उसके 10 मार्क्स के आ गया, केस स्टडी आ गई। इवन मुझे आता था बट टाइम के लिए मैंने वो नहीं किया। देखो आपका अभी यही टारगेट होना चाहिए कि मुझे मॉड्यूल पहले अच्छे से कंप्लीट करनी है, उसके बाद मुझे लिखनी है 5 मॉक टेस्ट। फिर क्या वो पास्ट और एमटीपी आरटीपी पे उतना फोकस नहीं करना है, उस पर भी करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल करके आपके एग्जाम्शन आ जाएगा, आपको उसको भी करना पड़ेगा। तो उसको मैंने किया था किनसे, प्रणव पोपट सर से। उनके ना आपको पीवाईक्यू आरटीपी के सितंबर 25 तक के आई थिंक सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद आपके पास 2 अटेम्प्ट बचे, जैन 26 एंड मे 26, उसके आपको खुद करने हैं बस। तो सितंबर 25 तक के सर खुद करवा रहे हैं, और उसमें भी जो भी आपको नए सवाल दिखेंगे, उस जो मतलब जिस सवाल में जो नया नया दिखेगा वो सर ने खुद एक पीडीएफ बना के उसमें लिखा हुआ है। तो आपके पास अगर कम टाइम है, स्टिल उस पीडीएफ से आप पता लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन को करना है, ये सेम एज मॉड्यूल है। प्रणव पोपट सर के पीवाईक्यू आरटीपी बैच ऐसा सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा।
बात रही है एमटीपी की, तो देखो एमटीपी में ये होता है, मेजोरिटी एमटीपी के अंदर क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। आरटीपी के 2-3 अटेम्प्ट पहले के आरटीपी का अभी एमटीपी में डाल दिया, फिर पीवाईक्यू का अभी एमटीपी में डाल दिया, ऐसा ही होता है एमटीपी में। तो आप देखोगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा, एमटीपी में कुछ नया नहीं दिखेगा। और जो केस सिनारियो वगैरह भी है तो वो भी क्वेश्चन से ही बना देते केस सिनारियो। तो अगर देखो टाइम नहीं है अगर, तो अभी पहले मॉड्यूल पे फोकस करो, उसके बाद आरटीपी पीवाईक्यू सेशंस जो सर ने लिए हुए हैं, आरटीपी भी उसमें सर ऐसा कहते हैं कि थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे भी कम टाइम है तो पीवाईक्यू करके जाना। एंड लेटेस्ट एमटीपी जो है 5 मॉक टेस्ट लिखने को बोला, उसमें लेटेस्ट एमटीपी जो है 5, या फिर कब कोई भी ऐसी आपको जो हार्ड लगे, ऐसे ऊपर से एनालाइज भी कर सकते हो कि ये लिखने जैसी है, लग रहा है ऐसे कोई भी एमटीपी आप ऐसे 5 तो लिखनी ही है, एमटीपी लिखना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एमटीपी में भी ये लोग रिपीट ही करते हैं चीज़ें। और कोई भी पेपर, कोई भी जैसे कि एमटीपी है और पीवाईक्यू 50 मार्क्स का मॉड्यूल का दिखेगा ही, आप देख लेना, दिखता ही है, उतना होता ही है। 14 मार्क्स के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे कि पूरे मॉड्यूल के है, चलो पूरे क्वेश्चन नहीं तो उसके अंदर के पार्ट, जैसे कि 5 मार्क्स 4 मार्क्स, ऐसा आपको मिल ही जाएगा कि ये मॉड्यूल से पूछा हुआ है। 50 या मतलब उसके आसपास हो सकता है, चलो कुछ पेपर में ऐसा हो सकता है कि 14 का पूछा, बट मॉड्यूल का दिखेगा ही उतना, तो मॉड्यूल अच्छे से करनी ही है हमें। फिर ऐसा ना हो कि पछतावा हो रहा है कि ये भी किया वो भी किया बट आया कुछ भी नहीं। तो जो करो वो अच्छे से करके जाना, और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, बस 5 तुम टेस्ट लिख लोगे तो तुमको आइडिया लग जाएगा। पहली 2 मॉक टेस्ट लिखी थी तो उसमें ही मतलब मैं 50 तक पहुंची थी, उसके बाद मेरे एग्जामिशन तक स्कोर हुआ था, और लास्ट वाले पेपर में मैं मतलब आई थिंक 65 to 70 के बीच में आई थी, और पेपर में मेरे 70 है। तो उस हिसाब से आपके भी आ सकते हैं। आपकी स्पीड आपको अच्छे से मेंटेन करनी है पेपर के अंदर, तो बस अभी टाइम मत वेस्ट करना, और अच्छे से आप कॉस्टिंग की मॉक टेस्ट लिखने लगो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना। आई विल प्रे जो भी लाइक और सब्सक्राइब करता है उनके लिए कि आप इस अटेम्प्ट में एग्जामिशन लाओ एंड क्लियर कर दो। बाय बाय।